Yesterday you were discussing about the cases of the Lenz's law. तो लेंजेज लॉ का सेकंड जो था केस क्या था? लेंजेज लॉ का सेकंड केस। तो बेटा उसमें आपने ये लिखा था, सेकंड केस में है, अगर ये आपका कॉइल है जो एक साइलेंडर के ऊपर एक कॉइल की वाइंडिंग है, इसमें दिस इज योर वाइंडिंग ऑफ द कॉइल। एक कॉइल है जो आप वाउंड करना चाह रहे हैं और यहां पे आपने एमसीक्यू के लिए बोला था, बिल्कुल सही बोला था। अब वो मंडे पे चला गया क्योंकि मैं यहां पे नहीं था, सॉरी टू से, तो वो टाइप ना हो सके हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को, क्योंकि अभी तो मंडे को टेस्ट नहीं होगी, इसी वजह से टाइम एक हफ्ता मिल गया है, तो इंशाल्लाह वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। तो बेटा यहां पे अगर ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को अगर अवे ले जाएंगे, ठीक है सर, तो अब इश्यू इज दैट यहां पे जब ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इसको अगर थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे अवे, तो पहली बात तो ये है कि डोमिनेंसी यहां पे जो है फेस के ऊपर जो डोमिनेंसी है, ये फेस ऑफ द कॉइल बिकम्स साउथ। क्योंकि नॉर्थ की जब डोमिनेंसी कम हो जाती है तो यहां पे ये फेस जो है वो एक तो ये साउथ हो जाता है, दूसरी बात ये है कि करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है। करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस क्लॉकवाइज। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट थी यहां पे। तो सी यहां पे लेंजेस लॉ, क्योंकि लेंजेस लॉ तो कह रहा था कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो अपोजिस करता है, तो इट्स कास की अपोजिशन करता है। इसको हम लेंजेस लॉ कहते थे, नेगेटिव साइन देते थे। तो ये कहता है कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट is moved away from the face of the coil, then its face becomes साउथ एंड इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि यहां पे हम बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की, इंड्यूस्ड करंट फ्लोस क्लॉकवाइज। तो ये सेकंड केस था आपका जो लेंजेस लॉ का था। थर्ड केस में कॉइल है। थर्ड केस में यहां पे एक नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल रखते हैं, जस्ट लाइक दिस। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। डेफिनेटली यहां से मैग्नेटिक फील्ड की फ्लो ऐसे होती है। इसमें अगर कॉइल को मूव करवाएं तो मोशन के अपोजिशन में जो है वो करंट फ्लो करता है। तो कहने का मकसद ये है, तो इश्यू इज दैट कि अगर कॉइल को हम ऐसे खींचते हैं तो उसके अपोजिशन में, डायरेक्शन ऑफ द मोशन के अपोजिशन में जो है वो करंट फ्लो करती है। तो इसमें भी अपोजिशन कर ली इसने। ये कहता है कि व्हेन
a coil is moved between north pole and south pole of magnet having uniform magnetic field, having uniform magnetic field। तो फिर क्या होगा? then what happens? इंड्यूस्ड करंट, जो नाफरमान करंट है, वो नाफरमान करंट जो है कास की अपोजिशन करता है। तो इंड्यूस्ड करंट फ्लोस ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो कहने का मकसद ये है कि ये अपोजिशन करता है। व्हाट्सएप पे जो भेजे हैं वो सारे तकरीबन इंशाल्लाह सॉल्व किए भी हैं, कुछ हो जाएंगे भी। तो एमसीक्यूज एक इकट्ठे ही करेंगे, कशिश डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। काफी मैंने सॉल्व भी किए हैं, तो एक ही दफा हो जाएंगे वो, ठीक है सर। हाजिर सर, हाजिर, ओके। मैंने देखे हैं खदीजा, वो आपके क्वेश्चंस भी देखे हैं, कोई इशू नहीं। तो यहां पे इशू ये है कि लेंज़ेज़ लॉ में, लेंज़ेज़ लॉ कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से इसको डेफिनेटली इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है। जी सोलोनाइडल का भी करेंगे, ठीक है सर, सबके देखे मैंने। तो सी, यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की बात हो रही है। हाँ, ये कहते हैं कि लेंज़ेज़ लॉ, लेंज़ेज़ लॉ follows the law of conservation of energy। ये एमसीक्यूज मेरे ख्याल में 21 में भी आया था। तो कहने का मकसद ये है कि लेंज़ेज़ लॉ इनके साथ भी रिलेटेड है। और जब लेंज़ेज़ लॉ ने बात की थी, ठीक है सर, सर थर्ड पॉइंट जो है यही है, अगर कॉइल को हम ऐसे खींच रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, अगर कॉइल को हम ऐसे धक्का दे रहे हैं तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, अगर कॉइल को हम ऐसे खींच रहे हैं तो करंट उधर जाएगा। क्योंकि करंट जो है, इंड्यूस्ड करंट, यही लेंज़ेज़ लॉ ने कहा था कि काज की अपोजिशन करता है। कशिश, काज की अपोजिशन का मतलब है कि देखिए वहां पे भी जो एंटी क्लॉकवाइज करंट की बात हो रही थी, तो वेयर एवर क्लॉकवाइज फ्लो करना था, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो किया उसने, और जब एंटी क्लॉकवाइज करना था तो क्लॉकवाइज फ्लो किया। तो इसका मतलब है कि ये तो वही बात हो गई कि भाई फूल क्यों तोड़ रहे हो, एक बच्चे को कहा गया, उसने कहा मैं तोड़ूंगा, तो उसको कहा गया कि तोड़ो, उसने कहा नहीं तोड़ूंगा, फिर क्या करोगे? तो ये जो है, ये वही बात है नाठी बॉय की, कि जो उसको कहेंगे उसके अपोजिशन में करेगा। तो यहां पे भी लेंज़ेज़ लॉ ने भी यही बात कही थी कि ये कास की अपोजिशन करता है, बिल्कुल अपोजिशन। जी साकी, ये अपोजिट वर्क करता है, अपोजिशन, ये डायरेक्शन अपोजिट की बात है यहां पे। तो उसके बाद हम आ रहे हैं जोसेफ हेनरी पे। अभी तक आपने जो है ना वो फेराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन की बात की थी, वो फेराडे की बात हो रही थी, लेंज़ेज की बात हो रही थी। अब है जोसेफ हेनरी, वो क्या कहता है? हेनरी, हेनरी, तो हेनरी ने कहा है सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। इंडक्शन वर्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ से निकला हुआ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पे बात हो रही है सी। अब इश्यू ये है कि आयुष,
अगर आपसे पूछा जाए कि यू नो हेनरी इज, क्योंकि हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उससे यूनिट गिवन है। हेनरी इज SI यूनिट ऑफ देश, और आपको ये कहा जाए यू नो ए सेल्फ इंडक्शन, बी आपको कहा जाए सेल्फ इंडक्टेंस, सी आपको कहा जाए कि ये बोथ ए एंड बी है और डी इन दोनों का नहीं है। तो जी आपका क्या ओपिनियन होगा? तो सी सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है और ए भी आ रहा है, डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं जी। और तो बेटा यहां पे बात सुने, इंडक्शन एक प्रोसेस है, इंडक्शन का यूनिट नहीं होता, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट होता है। इंडक्शन का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि इंडक्शन एक प्रोसेस है, इंडक्शन एक प्रोसेस है, प्रोसेस का कोई यूनिट नहीं होता। कौन सा प्रोसेस है भाई? इंडक्शन एक प्रोसेस है। सेल्फ का मतलब है कि एक कॉइल, उसको छोड़ दिया। सिर्फ अगर मैं इंडक्शन की बात करता हूं तो इंडक्शन इज द प्रोसेस टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। इंडक्शन एक प्रोसेस है टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। तो कहने का मकसद है इंडक्शन का, तो सेल्फ इंडक्शन का कोई यूनिट नहीं है। सॉरी टू से, हेनरी जो यूनिट है वो सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है और इंडक्शन का नहीं है जी। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है सर, सिंगल कॉइल वाला प्रोसेस है। वो कैसे, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो नो एक सिंगल कॉइल उठाते हैं, सिंगल कॉइल जिसमें वायर वाउंड होती है और इसमें बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, दिस इज अ रियोस्टेट। रियोस्टेट भाई, रियोस्टेट क्या है जी? बिल्कुल सेल्फ इंडक्शन का कोई यूनिट नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। तो ये रियोस्टेट जो है ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर। ये तो घर में भी लगा हुआ है, रेगुलेटर फैन के साथ लगा हुआ है, वो भी एक वेरिएबल रेजिस्टर है। और यहां पे आप अंदाजा करें, यहां पे एक एरो का निशान देंगे, क्योंकि बैटरी के ऊपर एरो का निशान। शोभा पहले ये कंप्लीट करें, फिर मैं उस पर थर्ड कंडीशन, तो सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। थर्ड कंडीशन मैंने आपको शोभा बताया कि अगर आप कॉइल को ऐसे खींचेंगे राइट की तरह तो वो करंट लेफ्ट मूव करेगा, लेफ्ट की तरह खींचेंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अब आए, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, क्योंकि ये इसके कंडीशन में ये भी आप भूल जाएंगे। ये एरो का निशान मैंने क्यों दिया है? एरो का निशान इसी वजह से दिया है ताकि आपको पता चले कि ये बैटरी अभी कांस्टेंट EMF वाली नहीं रही। ये बैटरी आज अभी एरो देने से, ये बैटरी तो आपने लगाई थी, ठीक है, मगर ये वेरिएबल सोर्स है, ये वेरिएबल सोर्स है। अब देखें घर में जो बैटरी है 12 वोल्ट की है, हम भी उसमें UPS में लगाते हैं, वो एक फिक्स्ड सोर्स है 12 वोल्ट का। एक सेल है 1.5 वोल्ट का, दो सेल हैं रिमोट में 3 वोल्ट के, वो फिक्स्ड हैं जी, वो वेरिएबल सोर्स नहीं है। ये
जब आपने रियोस्टेट लगाया है तो वेरिएबल सोर्स की बात आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि अभी वही बात उस दिन मैंने आपको बताई थी कि अगर करंट इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने राइट हैंड पाम रूल बताया था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। और क्वाइल हमने एक लिया है, सिंगल क्वाइल। रियोस्टेट से करंट को चेंज करते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाली क्वांटिटी को अगर चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो फेराडे ने कहा था अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। क्योंकि फेराडे का तरीका डिफरेंट था, इसने ये तरीका बताया कि जरूरी थोड़ी है कि क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, जरूरी थोड़ी है कि क्वाइल को रख के मैग्नेट को जो है वो मूव करवाया जाए। और तरीका भी है भाई, वो कौन सा है? करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। तो करंट को चेंज करो भाई। जब करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है उसको चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी तो कहने का मकसद यह है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। अब देखें भाई, कंसीडर ए सिंगल क्वाइल, क्योंकि सेल्फ की बात कर रहे हैं आप। यू हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेल्फ। सेल्फ का मतलब है एक। रियोस्टेट का काम है करंट को चेंज करना, ठीक है सर। करंट ऑलरेडी महक जो है वो तो बैटरी प्रोवाइड कर रही है। एरो इसी वजह से दिया है ताकि रियोस्टेट से चेंज कर रहे हैं, रियोस्टेट से जो है इसको घुमा रहे हैं रियोस्टेट को, और रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट चेंज होगी जी, और करंट चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। मैंने नहीं कहा, ये फेराडे ने कहा था, ठीक है सर। तो कंसीडर ए सिंगल क्वाइल, सिंगल क्वाइल, एक क्वाइल है विच इज connected with battery and rheostat। बैटरी एंड रियोस्टेट इससे कनेक्टेड है जी। अब इश्यू है कि ये कहता है कि वेन, अब काम वाली बात है, वेन करंट इज चेंज्ड किससे? विद रियोस्टेट। रियोस्टेट से करंट को चेंज करेंगे, देन मैग्नेटिक फ्लक्स is changed and induced EMF is produced। इंड्यूस्ड EMF पैदा होगा, क्योंकि फेराडे ने कहा था कि जब फ्लक्स आपकी चेंज हो तो वहां पे इंड्यूस्ड EMF पैदा होता है। तो भाई ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया जी। कहता है, ये कहता है कि दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the, अब मेन क्लास पे ये आ गया। अब ये फ्लक्स नहीं कह रहा, ये कहते हैं टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को जब आप चेंज करेंगे तो फिर फ्लक्स चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज का जो काज है, फेराडे ने बताया था मोशन, वेलोसिटी, फेराडे ने ये बताया था, उसको मूव करवाएं।
या तो क्वाइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करें या मैग्नेट को क्वाइल के तरफ या अवे मूव करवाएं, फ्लक्स चेंज करनी थी। इसने कहा कि भाई ये मूव करवाने के बगैर ही कर सकते हैं हम। कैसे सर? वहां पे वेलोसिटी की बात हो रही थी, यहां पे आपको ये बता रहा है कि आप करंट को चेंज करें भाई। जो मेन सोर्स है, मेन सोर्स है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उसको ही अगर आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी और वो डिपेंड करेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अभी देखें भाई, यू नो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और इंड्यूस्ड EMF हो, लेंसेज लाना हो, ये हो ही नहीं सकता जी, क्योंकि लेंसेज लाने तो कसम उठा के कहा था कि ये नाफरमान है करंट, ये नाफरमानी करता है डायरेक्शन की वजह से। तो देखें अभी भाई, जब ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो हम सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट देते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये कॉइल स्ट्रेट कंडक्टर भी ले सकते थे, ले सकते हैं जी, करवाएं मूव उसको। अब देखें सी, इश्यू इज दैट क्योंकि कंडक्टर जो है खदीजा, वो इतनी एरिया ऑक्यूपाई नहीं करता, इतनी फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता। यहां पे इश्यू है क्वाइल, क्वाइल में फ्लक्स की चेंज का चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, वेयर एल इज सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखें बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस का अगर फार्मूला बनाएंगे यूनिट के लिए तो हम माइनस नहीं देते, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और आपको पता होना चाहिए दैट इज इक्वल टू हेनरी। हेनरी एच कैपिटल होगा, हमारे टेक्स्ट बुक में स्मॉल है, मगर आपको जो है वो कैपिटल देना है। और यहां पे बात करें, ये एम्पियर्स लॉ नहीं है, यहां पे वी आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग द करंट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हेनरी को डिफाइन करें, हेनरी को कैसे डिफाइन करें जी? हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है। अब देखें कि भाई व्हेन इलेक्ट्रिक करंट of 1 ampere changes in 1 second and induced EMF is produced as 1 volt, then it is called 1 Henry. It is called 1 Henry. 1 Henry जो है वो होगा। तो भाई अभी देखें प्लीज व्हाट हैपेंस। तो हेनरी, ये वोल्ट इनटू सेकंड, एम्पियर इनवर्स इज इक्वल टू हेनरी वोल्ट। जी सर। अब इश्यू इज दैट ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी रही बात, अगर सी, यहां पे बेटा मैंने आपको ये बताया है, यू नो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। ठीक है सर। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव की, एल दी, एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। और अभी देखें एल चाहिए तो यहां पे ये पूरा के पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद आपको एक हेनरी मिला। तो मैंने वही बात की है कि अगर 1 एम्पियर 1 सेकंड और 1 वोल्ट देखें तो
क्या पैदा होगा? सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी पैदा होगी। तो सुनिए, इट्स वेरी आसान। और वोल्ट, ये एम्पियर, ये डबल डिवीजन में सेकंड ऊपर चला जाएगा। दैट इज वोल्ट सेकंड एम्पियर इनवर्स, यू नो दैट इज इक्वल टू हेनरी। माइनस साइन जो है यूनिट में नहीं आती भूमिका। माइनस साइन कभी भी, वो पोलरिटी है, वो यूनिट में नहीं आती। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जो लेंसेज लॉ ने बताई थी। अच्छा, इसमें कभी कभी काफी एग्जांपल्स हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं जो इस पे हैं। एक तो देखें, ये लेंसेज लॉ का ईएमएफ गिवन है। दूसरा फेराडेज लॉ का गिवन है। फेराडेज में नंबर ऑफ टर्न्स और फ्लक्स की चेंजिंग की बात थी। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करें। बिल्कुल, तो यहां पे आप कंपेयर करेंगे, तो यू नो, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, then what happens? Minus L, rate of change of current, minus N, rate of change of flux, ये आपस में खत्म, ये माइनस आपस में खत्म। तो नॉर्मली तो यहां पे डेल्टा आई एन डेल्टा फ्लक्स, ये ऐसे भी लिखता है। पास औकात ये ऐसे लिखा हुआ है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो भाई, ये फार्मूला भी यूज होता है अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। तो काफी एमसीक्यूज प्रॉब्लम में शॉर्ट में ये चीजें गिवन हैं। तो यहाँ पे ये एक फ्लक्स है और यहाँ पे करंट डिवाइड करेंगे, तो ये फार्मूला भी आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। तो इतना तो डिफिकल्ट है नहीं, इट्स वन ऑफ द इजी टास्क है आपको। सो कम टू द पॉइंट। तो बेटा यहां पे इसको देखते हुए वी से दैट हम बात करते हैं अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। और मोमना, इंडक्टर कोई भी नहीं है, इंडक्टर एक क्वाइल है। अब देखें, अगर क्वाइल को हम ऐसे जो है रोटेट करेंगे, इस वायर को जब ऐसे रोटेशन देंगे, इसको हम कहते हैं इंडक्टर। और जो अगर सिंबल्स हैं, ये आपकी हैं रेजिस्टर, ये आपकी है इंडक्टर। इंडक्टर, एक क्वाइल को इंडक्टर कहते हैं। वायर को क्वाइल के शेप में लाएं, उसको हम इंडक्टर कहते हैं। ठीक है सर। तो डेफिनेटली यहां पे इशू ये है कि अगर इंड्यूस्ड करंट पैदा करवाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करवाएंगे, तो करंट पैदा होगा। तो ये सिंबल है और ये आपकी बैटरी है। ये आपकी बैटरी है जी, पावर सप्लाई है आपकी। हाँ, अगर इसमें आप देखें, ये अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वेरिएबल सोर्स है, वेरिएबल सोर्स है। अगर ये ऐसे कहते हैं ये, तो ये वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर है। अगर वेयर एवर आप एरो की निशान देते हैं तो समझें कि दैट इज, अगर ये रेजिस्टर है, यहां पे अगर आप एरो देते हैं तो आप कहेंगे ये वेरिएबल रेजिस्टर हैं। अगर एरो नहीं दे रहे तो आप ये कहते हैं कि दैट इज फिक्स्ड क्वांटिटी। अगर एरो दे रहे हैं तो दैट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। तो यहाँ पे पोलराइज, तो कैपेसिटर वो इंसुलेटिंग मटेरियल में ही पोलराइजेशन होती है खदीजा। जब आप दो प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। ठीक है सर।
तो उसके बाद हम आ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सर ओपन सर्किट में कोई करंट पैदा नहीं होता। ओपन सर्किट में, ओपन का मतलब है डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट की बात है तो कोई करंट ही नहीं है, तो क्या फ्लक्स होगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसके बाद हम आ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, भाई इंडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है सर। तो यहां पे जो इंडक्टेंस की इशू है वो है आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की बात करते हैं, जितनी ज्यादा होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगी, यू विल से दैट यू विल गेट द मोर इंडक्टेंस। वो तो फार्मूला बताता है, मैं नहीं बताता। मैं तो अभी इशू है सेल्फ इंडक्शन, ये भी एक प्रोसेस है। इसके लिए म्यूचुअल इंडक्शन के लिए सेल्फ का मतलब था एक क्वाइल, म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब है टू क्वाइल्स। टू क्वाइल्स लेते हैं यहां पे। म्यूचुअल इंडक्शन, सी कंसीडर टू क्वाइल्स, प्राइमरी and secondary coil where primary coil is connected, primary coil is connected with battery and rheostat, while secondary coil is connected, बिल्कुल ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे भी करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट सेपरेट हैं जो मैंने आपको बताए थे। एक वेलोसिटी से फ्लक्स चेंज कर रहे थे और इसमें वेलोसिटी से नहीं, इसमें करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज कर रहे हैं। तो सेकेंडरी कॉइल इज connected with milliammeter। उसके बाद वर्किंग की बात करते हैं। when electric current is changed in the प्राइमरी क्वाइल, इलेक्ट्रिक करंट आप प्राइमरी क्वाइल में चेंज कर रहे हैं, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड, magnetic flux is changed in secondary coil। प्राइमरी क्वाइल से आप करंट को चेंज करते हैं और यू विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इन सेकेंडरी क्वाइल। ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड इंड्यूस्ड EMF is also produced in the secondary coil। induced EMF जो है also produced in secondary coil, और वो ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, which is directly proportional
टू दी, अगेन हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसमें ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज, तो आप लिखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, सुनो, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन ये वर्किंग प्रिंसिपल है, क्योंकि उसमें भी दो कॉइल होते हैं, इसी पे ही वो काम करता है। अब देखें बेटा, यहां पे एक है आपकी प्राइमरी कॉइल, बीच से एक जो है आर्मेचर है, और यहां पे हम बात करते हैं वाइंडिंग की, एक प्राइमरी कॉइल की। प्राइमरी कॉइल ये रियोस्टेट है, और ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है सी, ये प्राइमरी कॉइल से जो कनेक्टेड है, एक तो बैटरी थी, दूसरी रियोस्टेट थी। यही हमने लिखा था, ये रियोस्टेट है, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल, और ये वेरिएबल सोर्स है, वेरिएबल सोर्स। तो कहने का मकसद ये है, यहां पे दो कॉइल हैं, यहां पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टू कॉइल्स, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी जो ट्रांसफार्मर का काम ये नहीं है कि वो एसी को डीसी में तब्दील करे, ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को डिक्रीज करना या इंक्रीज करना। तो अभी देखें, यहां पे थोड़ी सी फ्लक्स प्राइमरी में भी चेंज होती है, जो आपके पावर लॉस की सबब बनती है, यहां पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में हम ये बात करते हैं कि इसमें से जो फ्लक्स चेंज होगी वो सेकेंडरी कॉइल में होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होगी वो सेकेंडरी कॉइल में होगी। सो कम टू द पॉइंट, यही बात हमने लिखी भी थी, सुनो, व्हाट हैपेंस, EMF directly proportional to rate of change of electric current। तो माइनस साइन तो लेंसेज लॉ की थी जी सर, बिल्कुल, माइनस साइन जो थी वो लेंसेज लॉ की थी। अब इश्यू ये है कि एम देते हैं फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्शन नहीं, इंडक्शन एक प्रोसेस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अभी देखें, वेयर एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो फार्मूला आपका जो है ये ऐसे होगा कि आप ये कहेंगे
डेल्टा टी, और वही बात है करंट। तो हेनरी, जैसे कि अल्फा और बीटा का एक ही यूनिट था, ऐसे भी इसका यूनिट भी हेनरी है। वोल्ट इंटू सेकंड एम्पियर इनवर्स इज इक्वल टू हेनरी। तो जो मैंने आपको कंपैरिजन में बताया था, अगर कंपैरिजन में एक फार्मूला मैंने लिखा था, आपने देखा दैट वाज व्हाट, आपने देखा ये फ्लक्स था। अच्छा, ये अगर सेल्फ इंडक्टेंस में था तो यही बात म्यूचुअल के लिए भी है जी। म्यूचुअल के लिए इस पे भी काफी प्रॉब्लम्स गिवन है, इवन टेक्स्ट में है, एक्सरसाइज में है, एग्जाम्पल्स में है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर चाहिए तो आप ऐसे करंट को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये थी म्यूचुअल इंडक्टेंस जो मैंने आपको बताई कि ये म्यूचुअल इंडक्शन जो है ये आपके ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है, और एसी जनरेटर का तो वो फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन है। ठीक है सर, तो इसमें कोई एनी डिफिकल्टी, कोई जो है क्वेश्चन हो तो, आर्मेचर कोर है, एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उस पे वाइंडिंग होती है, ऐसे तो कॉइल मैक नहीं रख सकते, डेफिनेटली दैट शुड बी दी सॉफ्ट आयरन कोर जिस पे वाइंडिंग होती है। जी सर, उसका काम जो है सिर्फ ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांग करना है और मैग्नेटाइज होना है, क्योंकि आयरन क्विकली करंट से मैग्नेटाइज हो जाता है। पावर लॉस कैसे होगा ये जरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में, क्योंकि एक उसका रीजन नहीं है, पावर लॉसेस के काफी रीजंस हैं। हाँ, तो फिगर तो कुछ भी नहीं है, ये प्राइमरी कॉइल है जिससे बैटरी कनेक्टेड है, रियोस्टेट कनेक्टेड है, और सेकेंडरी कॉइल बीच में। ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि यहां से सिर्फ फ्लक्स है। ठीक है, तो बाकी जो भी पावर लॉसेस हैं या उनके टाइप्स वो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में काफी उसके जो है गिवन है। वो तो आप देख रहे हैं कि एम पे किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, फ्लक्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है एक कोर के ऊपर वाइंडिंग है, तो वो मैंने दिखाई है, एक कोर है जिसके ऊपर वाइंडिंग है, बीच में ये कोर है जी। एनीबॉडी एल्स? नोबॉडी एल्स? चलो, ये थी आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, वेलोसिटी वाली पॉइंट तो मैंने आपको बताई थी कि वो फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन में थी।